किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अधिक फसल उत्पादन में मृदा स्वास्थ्य के महत्व पे। किसान भाइयों, किसान खातर जो है मिट्टी उसकी माँ के बराबर है। और भाइयों, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस है, यानी कि जो है हर 5 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जावा है। और भाइयों, जो मृदा स्वास्थ्य दिवस है, इसमें मनाए जाने का उद्देश्य यो है कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी मिले, और साथ में जो मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ जो है फसल का उत्पादन है, पर्यावरण सुरक्षा है, उसके प्रति भी जो है किसान भाई जागरूक हुए। किसान भाइयों, जो अपने देश की लगभग 2/3 आबादी जो है वो मुख्य रूप से जो है खेती बाड़ी पर निर्भर करे है। और तेजी तो लग रहा जो शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, उसके कारण जो खेती लायक जो ज़मीन है वो दिन ब दिन घटती जान लग रही है। और साथ के साथ जो है इसकी गुणवत्ता है उसमें भी कमी आने लग रही है। क्योंकि भाइयों, जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें जो कृषि उत्पाद है उसकी उपज में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन उसका परिणाम यूँ निकल का है कि जो अधिक उपज देने वाली जो किस्म है या जो रासायनिक उर्वरक हैं या जो व्यापक पैमाने पर हम जो संरक्षण उपाय अपना रहे थे, तो उसके दुष्परिणाम हमने कुछ दशकों के बाद दिखाई देने लग रहे हैं। और वो दुष्परिणाम के रूप में हमने दिखने लग रहा है कि जो कृषि का जो उत्पादन है उसमें कमी आने लग रही है। और कृषि के उत्पादन की कमी का कारण है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ने लग रहा है। और जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें लगातार जो कमी आ रही है उसके कई बड़े कारण हैं। और आज के समय में तो भाइयों, जो अगर मृदा स्वास्थ्य को अगर बरकरार रखना है और आधुनिक जो कृषि उपाय हैं उनको भी अपना कर रखना है, तो एक विषम चुनौती जो है हमारे किसान भाइयों के आगे है। ये बात करें भाइयों, मृदा स्वास्थ्य है कि जो मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें हम ज़्यादातर अनुमान का चालना किया जो है निर्जीव संसाधन है। जबकि भाइयों इसका बिल्कुल एकदम उल्टा है। जो मिट्टी है, जो मृदा है, जो ज़मीन है, यह जो है वो जीवंत अंश है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी खेती ने जो है उसकी बढ़ोतरी खातर, उसकी बढ़वार खातर जो है ज़रूरी हैं। और इसके जो कुछ एक जो परिभाषित जैविक है, रासायनिक है और जो भौतिक गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों में से अगर कोई भी एक गुणधर्म में अगर हल्का सा भी बदलाव आ जाए तो जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी मृदा है, उसकी जो प्राकृतिक स्वरूप है उसके स्वभाव में भी बदलाव आना शुरू हो जाए। और इसका परिणाम यूँ निकल का हो भाइयों कि जो उर्वरता है ज़मीन की उसमें खासी कमी देखी जावे है। उदाहरण के तौर पर भाइयों, जो किसान भाई हैं वो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व खातर जो है रासायनिक उर्वरक हैं या जो क्षारीय सिंचित संसाधन हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। साथ में जो है पेस्टिसाइड है या जो दूसरे केमिकल हैं उनका इस्तेमाल हम तेजी तक करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो लगातार उसकी वजह से घटती जाने लग रही है। खासकर अगर जो अपना उत्तर भारत का क्षेत्र है जहाँ पे गंगा जमुना का जो सारा मैदान है यो जो है पूरा उपजाऊ जो है मैदान था, लेकिन समय के साथ साथ भाइयों इसकी उपज जो है वो कम होती जाने लग रही है। इस प्रकार की जो परिस्थिति हैं उनकी वजह है भाइयों उपजाऊ जो मृदा है उसका अस्वस्थ होना, मिट्टी जो हमारी वो बीमार होती जाने लग रही है। और जो कृषक भाई हैं
जो किसान भाई हैं वो जो है कृत्रिम रूप से संश्लेषित जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और जैविक जो खाद हैं उन तो हम जो है प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, उन हम जो है ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जो मृदा स्वास्थ्य है उसमें प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, एक तो हमारी दिन ब दिन बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, जिसकी वजह जो किसान भाइयों की जो जोत है, ज़मीन है, वह कम होती जाने लग रही है। ज़मीन कम होने लग रही है और साथ में जो है किसान के ऊपर दबाव बढ़ता जाने लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन करें, और उस उत्पादन के चक्कर में वो ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रासायनिक खाद का जो अनियंत्रित इस्तेमाल हो रहा है, लगातार हम जो है रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है ये जो विषाक्त तत्व हैं ये हमारी जो मिट्टी है उसमें बढ़ते जाने लग रहे हैं, और इसका जो परिणाम है भाइयों वो है मिट्टी जो है पौधों के जो पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है वह ख़त्म होती जाने लग रही है। यानी कि जो मिट्टी है, जो पौधे में जो पोषक तत्व ऊपर चढ़े हैं वो पोषक तत्व प्रदान करने में जो है मिट्टी असमर्थ होती जाने लग रही है। साथ साथ भाई जो सिंचाई के जो हमारे संसाधन हैं उनका भी हम अवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। खेत में जो है ट्यूबवेल चला दिया, पानी चल रहा है, तो उसमें तो लगभग 70% पानी तो वो वाष्पित होकर हवा में उड़ जाए, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, और हम जो ज़मीन का पानी है उसका तेज़ी से दोहन करने लग रहे हैं। तो उसकी जगह अगर हम यदि जो ड्रिप है या जो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि है उसका इस्तेमाल करें तो जो है इस नुकसान हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो हैं कृषि उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, खरपतवार नाशक हैं, उनका भी जो है असंतुलित प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक खाद और जो फसलों के रोग हैं, हानिकारक कीट हैं और खरपतवार के नियंत्रण खातिर उपयोग में लाए जाने वाले जितने भी रसायन हैं, वो ज़मीन में रहने वाले जितने भी असंख्य सूक्ष्म जीव हैं उनके अस्तित्व को ख़त्म करने लग रहे हैं। जो सूक्ष्म जीव जो किसान के मित्र हैं वो सारे सूक्ष्म जीव आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लग रहे हैं इन रसायनों की वजह से। और जो किसान भाई हैं वो अकृत्रिम जो कार्बनिक खाद है या जो हमारी जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी तरफ उनका ध्यान कम है, यानी कि हम उसमें कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बिल्कुल उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी माटी है जो है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है और मिट्टी की जो अवस्था है उसके जो अच्छे सूचक माने जाओ हैं, लेकिन जो रासायनिक जो खाद हैं उनका ज़्यादा उस पर हम निर्भर हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो अकृत्रिम खाद है उसका प्रयोग कम करने तक ज़मीन का जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है उर्वरक जो है ज़मीन की जो अनुपजाऊ है श्रेणी में आने लग रही है। और जो मिट्टी स्वास्थ्य के अगर संरक्षण के बारे में उसके जो दुष्प्रभाव देखे जाए हैं वो दुष्प्रभाव हैं हमारे जो मनुष्य हैं, जो जानवर हैं, वो कुपोषण का शिकार होने लग रहे हैं, क्योंकि जो पौधा है, फसल है, उसमें पूरा पोषण नहीं मिल रहा। साथ के साथ जो हमारे पेयजल के जो गुणवत्ता है वो भी उसमें भी बदलाव आने लग रहा है, क्योंकि जितना भी हम रसायन खेत में डालने लग रहे हैं वो सारा रसायन जो है ज़मीन में होकर जो हमारे नीचे जो पानी के स्रोत हैं उनमें मिलने लग रहा है, और वो पानी के स्रोत भी सारे जहरीले होते जाने लग रहे हैं। साथ में भाई जो खाद्य श्रृंखला है वह भी जहरीली होने लग रही है, और फसल उत्पादन और जो उत्पादकता है उसमें भी गिरावट आने लग रही है, और मृदा जो जैव विविधीकरण है उसमें भी कमी आ रही है, और इनका कि हम सही कहना ये होगा कि वो विलुप्त होने की कगार पे भी आ गई है। तो इसके जो मृदा स्वास्थ्य है उसको बढ़ाए खातिर जो हमने कुछ एक विधि अपनानी होंगी, कुछ काम करने होंगे, जिस तरह की जो समन्वित पोषक प्रबंधन है, ऐसी पौध की पोषण प्रणाली जिसमें पोषक तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, कार्बनिक है, जैविक है, कृत्रिम रूप से जो संश्लेषित रसायन है, उन स्रोतों को समुचित या फिर जो उनका संतुलित समन्वय कराया जावे। खास करके जो तीनों पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं वो फसल की ज़रूरत के हिसाब पर जो है विशेष रूप से जो है, जिस तरह अभी बात करी थी जैविक, कार्बनिक और रासायनिक वायु, तो उनका जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 1:2:2, यानी कि जैविक 1, कार्बनिक 2 और रासायनिक खाद 2। अगर इस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो अपनी मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में सक्षम है भाइयों। साथ में जो प्राकृतिक कार्बनिक खाद में पौधे के जो पोषक तत्वों के साथ साथ जो मिट्टी में जो कार्बन की उपलब्धता है वो भी हम बढ़ा सकेंगे। यानी कि जो अगर हम जो हमारी प्राकृतिक खाद है, गोबर की खाद है या केंचुए की खाद है, जो बायो फर्टिलाइज़र है, जैव उर्वरक हैं, या जिन्हें हम कहते हैं सहजीवी जीवाणु वाली जो खाद है, इस तरह की अगर हम खाद इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी बढ़ोतरी कर पाएंगे, और अगर वो सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे तो जो है मिट्टी का जो संतुलन है वो बना रहेगा।
इस खातर जो है जीवाणु खाद जो है वो हमने प्रयोग करनी चाहिए। जिस तरह जो दलहनी फसल है उसमें राइजोबियम की जो नाइट्रोजन वाली खाद है उसका इस्तेमाल करें। जो दूसरी फसल है जैसे फास्फोरस घुलनशील के लिए जो है एस्प्रिजिलम है, पेंसिलिन है या बेसिलस है, इस तरह की जो खाद है वो इस्तेमाल करें। पोटाश या लोहा जो घुलनशील के लिए जो उपयोगी जो जीवाणु खाद है वो जगह बेसिलस है या एसिटोबैक्टर है, तो इस तरह की जो जैविक खाद का हम इस्तेमाल करें। साथ साथ भाइयों जो खेत और जो बाहरी स्रोत हैं उससे उपलब्ध जितने भी कार्बनिक खाद हो सके उसका हम प्रयोग करें। साथ में मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता बढ़ाने खातर भी जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करें। और जैविक उर्वरक का प्रयोग करने के खातर भाइयों जो किसान भाई हैं या जो किसानों के जो सहायक समूह हैं वो भी जो है प्रोत्साहित करे जाने चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है रासायनिक खाद की तरफ ना जाकर जो प्राकृतिक खाद है उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह की जो हमारी जो मिट्टी है उसके भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुणधर्म हैं वो लंबे समय तक बने रहें। और इसके अलावा भाइयों जो समन्वित पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो जो है मिट्टी के अंदर सही मात्रा में बने रहें। साथ ही साथ जो किसान भाई हैं उनकी लागत जो है वो उसमें कमी आओगी, क्योंकि जो रासायनिक खाद हमें महंगे हैं, तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करके अगर हम जैविक खाद पाओगे तो एक तो किसान भाई की जो आमदनी है वो बढ़ेगी, उसके जो खर्चे हैं वो घटेंगे। तो इससे जो है दोनों तरफ का लाभ है कि किसान भाई की बचत भी है और हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी माँ है, उसकी उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी। तो सिर्फ ध्यान हमने इस बात का देना कि अंधाधुंध प्रयोग ना करें। पहले मिट्टी की जांच करवा कर देखा कि भाई मिट्टी ने किस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो मिट्टी की ज़रूरत है उसके हिसाब से भाई हम जो है उसमें उर्वरक खाद और जो हमारी देसी खाद है उसका इस्तेमाल करें। यह तो भाई करी चर्चा मृदा स्वास्थ्य के बारे में, और एक कराऊँ भाइयों का मनोरंजन लेकिन इस संदेश के बाद। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे।
करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और हर दम कह तू मेरा मेरा, इसमें कौन सा तेरा से, ना घर तेरा ना घर मेरा, युत चिड़िया रहन बसेरा से हर दम कहता। आया है सो चाल्या जागा, करना होगा रे गमन तने, काम क्रोध मतलोभ मार के करना चाहिए गमन तने, और तुरिया पद की आसन लाके एक करना चाहिए रमन तने, और सपने जैसी माया जगत की दिखे को ना चमन तने रे, सपने जैसी माया जगत की दिखे को ना चमन तने, ना कुछ ले आया ना कुछ ले जा, युत अवगमन कार फेरा से, ना घर तेरा ना घर मेरा, युत चिड़िया रहन बसेरा से। अनरथ के संग माया जोड़ी, अनरथ के संग माया जोड़ी, करया पाप कार भूत तने, और नशे विषय में डौन रहे से दुनिया कती ऊत तने, और कर्तव्य के फल भोग लिए ये आगे मिलेंगे रे जूत तने, उस दिन होगा माल पराया जिब दिखे यम के दूत तने रे, उस दिन होगा माल पराया जब दिखे यम के दूत तने, और मिट्टी के में मिल जाएगा यो चंद्रमा सारे चेहरा से, ना घर तेरा और ना घर मेरा, युत चिड़िया रहे न बसेरा से। दोष के मारे बिना होगा बंधन रे पर नहीं,
5 कलेश रहे घूम किले में, बिन मारे जो मरे नहीं। और 9 विघ्नों को कति मेट जो, दुख सागर में रह गिरे नहीं। 8 पहर संग साथ ले लियो, जीव फर्क गात में यो सरे नहीं। और मन की वृत्ति रोक विषयों से रे, मन की वृत्ति रोक विषयों से, जिसके सर पे और शेरा से। ना घर तेरा ना घर मेरा, यूं तो चिड़िया रहे न बसेरा से। और दूसरों को तू चावे मिटना, तेरे कुणक आंख में रड़ कैसे। अपनी को न्या खबर मिनट की, यू काल शीस पे कड़ कैसे। और नाड़ी छोड़ ठिकाना आया, यत छाती के में धड़ कैसे। सब कुछ रह जा दरा दराया, जब मौत की घंटी खड़ कैसे रे। सब कुछ रह जा दरा दराया, मौत की घंटी खड़े कैसे। और गोरक्षानंद कै छूटी अटारी, और गोरक्षानंद कै छूटी अटारी, इब जंगल के में डेरा से। ना घर तेरा और ना घर मेरा, यूं तो चिड़िया रहे न बसेरा से। यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत, और गायक कलाकार थे राजवीर और साथी भाइयों। इब करो भाइयों मौसम की बात, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल की अगर बात करें तो भाइयों न्यूनतम आज कल का जो अधिकतम तापमान रहने की संभावना है वो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल के जो किसान वाणी कार्यक्रम में दिन रविवार रहेगा, और दिन रविवार को भाइयों कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और साथ भाइयों कर अगली चर्चा कृषि यंत्रों की देखभाल है। किसान भाइयों जो कृषि यंत्र है या जो मशीनरी है उसके बिना जो हमारी आधुनिक खेती है वह नामुमकिन है। और कृषि यंत्र का किसी न किसी कृषि कार्य में जो है सारा साल हम प्रयोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये देखा जाओ है कि जो कीमती जो कृषि यंत्र हैं या जो मशीनरी है उसका प्रयोग करने के बाद जो अपने किसान भाई हैं उन्हें खेत में खुला छोड़ दें हैं। इस पर धूप है, माटी है, बरसात का पानी लगा है, तो इस तरह जो है उस पर जंग लग जाए, जिस तरह उसकी जो कार्य क्षमता है और उसका जो जीवन है वो भी कम हो जाए। अगर किसान भाई कुछ एक बात पर थोड़ा सा ध्यान रखें तो जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जो मशीनरी है, उनकी जो है हम उम्र लंबी रख सकें हैं और उस पर जो खर्चा है वो भी कम कर सकें हैं। जिस तरह जो है हर रोज़ जो है खेत में काम करने के बाद जो है कृषि यंत्र पर जो चिपकी हुई माटी है उसने अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसने उतार लें। और जो कृषि यंत्र में लगे हुए जो स्प्रिंग हैं, ब्रश हैं, उन्हें अच्छी तरह से चेक कर लें। उनमें ग्रीस या फिर जो तेल लगाना ज़रूर चाहिए। और साथ के साथ अगर उनमें तो कोई आवाज़ आने लग रही है तो ज़रूर देख लें भी जो आवाज़ आ रही है उसका कारण क्या है, कहीं उसमें कोई जंग तो नहीं लग गया है, कोई कल पुर्जा टूट तो नहीं गया है, तो वो ज़रूर देखें समय पे। और जो रेंक या जो घिसट के चालन वाले जो कृषि यंत्र हैं उनकी जिस तरह मान लो एर्रो है भाइयों, तो उसकी जगह पर जो है नीचे जो है पहिए इस्तेमाल करें ताकि जो है सड़क पे चलें तो जो है उसके जो किनारे हैं नुकीले वो ना मुड़े और साथ साथ जो सड़क है वह भी ख़राब ना हुए। और बरसात में भाइयों जो कृषि यंत्र हैं उन्हें संभाल कर रखें। उनके नीचे जो है लकड़ी के टुकड़े हैं वो लगा कर रखें ताकि जो ज़मीन की जो नमी है वो उसके संपर्क में ना आवे। या फिर कई बार जो बरसात का पानी नीचे चल रहा है तो सारा जो पानी जो है वो मशीन में मर जाएगा और उससे जो है मशीन ख़राब हो जाएगी, तो उन्हें थोड़ी सी ऊंची जगह पर रखें। और जो कृषि यंत्र हैं या जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करने के बाद भाइयों इसी जगह पर उन्हें खड़ा कर दें जहाँ पर उसमें धूल है, मिट्टी है, बरसात का पानी है, जो सीधी धूप है वह ना पड़े। अगर कोई सी जगह ना मिले
जहाँ पे जो है इंची ज़्यादा ना 50 कम, तो उस पर जो है कोई पल्ली है, कोई प्लास्टिक की शीट है या कोई तरपाल पड़ी है तो वह ज़रूर ढक कर रखें। और भाइयों बिजाई है या छिड़काव वाली मशीन में जो दाने हैं, खाद है, रसायन है या जो रासायनिक दवाई हैं, उसकी कमी भी जो है मशीन के अंदर कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर मशीन में रह गई हैं तो उससे भी जो है कई बार मशीन में जो है जंग लग जाए या मशीन जो है ख़राब हो जाए, तो उसने बिल्कुल साफ़ रखें। और खाद के जो बक्से हैं उन्हें निकाल कर जो है साफ़ कर दें, और मोबिल ऑयल जो है उसकी परत लगा कर उसने जो है इस पर तेल लगा दें या मोबिल ऑयल है वो लगा दें, ताकि जो उस पर जंग लगने तो उसने बचा सकें। और साथ के साथ भाई जो रबड़ के टायर लगे यंत्र हैं उन्हें ज़मीन के ऊपर रखें ताकि वो जो है क्रैंक ना हो उसमें। इसके अलावा भाइयों जो काम अगर ख़त्म हो जाए तो काम ख़त्म होने के बाद जो रोटरवेटर है उसके जो गियर बॉक्स है उसका चैन सेट है उसने अच्छी तरह से खोल कर साफ़ करें और उसमें तेल जो है लगा दें। साथ साथ जो यंत्र भाइयों ज़मीन के संपर्क मान वाले हैं उनके जो भाग हैं उन्हें उसकी जो धार है उन्हें समय समय पर जरूर तेज़ करते रहें, ताकि जो है किसान भाई का जो ट्रैक्टर का जो डीजल है वो कम खर्च हो है। और साथ साथ अगर वो घिस जाए तो उन्हें समय पर ज़रूर बदल ले हुए। और मौसम का प्रभाव ना पड़ा इस खातर भाइयों जो प्लास्टिक है, जो टिन की जो छत है लगी हुई, जो लगी जगह हो या फिर जो सूखी जगह हो जैसे स्टैंड है उसमें अपने यंत्र ने ज़रूर खड़ा करें। तो इस तरह जो है थोड़ा सा ध्यान अपने यंत्र की तरफ भी रखा, अपने ट्रैक्टर की तरफ है, जो कृषि है यंत्र है मशीनरी है उनकी तरफ ध्यान रख के भाइयों उन्होंने ठीक रख सका है। और जो किसान भाई जो है समय की कमी के कारण जो है किसान वाणी कार्यक्रम कई बार नहीं सुन पाते या फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी उनको ऐसी लग रही है कि भैया जानकारी हमने दोबारा सुननी है, तो इस खातर भाइयों किसान भाई जो हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के YouTube चैनल पर जाकर भी जो है किसान वाणी कार्यक्रम सुन सका है। इसी के साथ भाइयों कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।